गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इसका डालना आपको होते क्या एग्जाम का कैसे तो मिले कहाँ, अकाउंट में कहाँ है? ये आखिरी है। आ जाने दे क्या आजकल पैसा पूरा डाल देना है। आपको खाता नंबर और चेक कर लो, वैसे भी नॉलेज मिलेगा। नहीं हो गया सर। विठल 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 दिव्यांग। यस सर। अच्छा जी। माया माया आर यू लिसनिंग मी? हेलो माया हेलो। यस सर। ओके, हेलो मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों के पास? यस सर। मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। सर बल्क एंटिटी और सरफेस एंटिटी का मतलब क्या होता है सर? क्या बेटा? बल्क एंटिटी और सरफेस एंटिटी का मतलब? अच्छा, उसमें जो सरफेस रफनेस मेजरमेंट के जो 3 प्रोसेस थे, मेथड थे, जो सरफेस रफनेस में जो मेथड थे उसमें बता रहे हो ना? आवाज ही नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही, आ जाएगी। यस आवाज सर। ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक। अब आ रही है? हेलो, यस सर आ रही है। आ रही है ना? ठीक है, उसमें लिख दो, आप चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है ना? मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे। क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? फोन करके, क्या नाम है तुम्हारा? अभिलाष पाठक सर। ठीक है, बता देंगे आपको। डिजाइन फॉर स्ट्रेंथ। देखो, स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या पैरामीटर हमें डिस्कस करनी होगी। ये लिखा हुआ है डिजाइन फॉर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ देखो क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है। अगर प्लास्टिक रीजन आ जाएगा, इल्डिंग शुरू हो जाएगी, तब धीरे धीरे क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। हाँ शुभम चौधरी, तो क्या होगा कि देखो, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ठीक है। मटेरियल में क्या है कि आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इंटरनल डिफॉर्मेशन जो भी होगा, फिर फोर्स रिलीज कर दोगे तो इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। उसके बाद इल्डिंग शुरू होती है। इल्डिंग के कंडीशन में क्या होता है कि 2 तरह का डिफॉर्मेशन शुरू होता है, इलास्टिक एंड प्लास्टिक दोनों।
तो इलास्टिक तो मान लो रिकवरी हो जाती है। इलास्टिक जो मान लो सपोज करो कि मैंने किसी पार्ट को 10 सेंटीमीटर खींच दिया, और कब खींचा? यील्डिंग जोन में खींचा। यील्डिंग जोन में जब खींचा तो उसमें मान लो 10 सेंटीमीटर है उसकी इंक्रीज हो गई लेंथ। सपोज करो 1 मीटर का है, खींचने के बाद 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया। तो 10 सेंटीमीटर में हो सकता है कि 4 सेंटीमीटर इलास्टिक रिकवरी हो जाए और 6 सेंटीमीटर एज इट इज बना रहे मटेरियल में। कहने का मतलब है लोड हटाने के बाद 4 सेंटीमीटर रिकवर हो जाएगा। फाइनली जो लास्ट में आपको डिफॉर्मेशन मिलेगा वो 6 सेंटीमीटर का ही मिलेगा। तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही क्या करते हैं, डिजाइनिंग स्ट्रेंथ वैलिड होती है। मैक्सिमम एलोएबल स्ट्रेस जो देते हो आप कि हाँ किसी मशीन वर्क पे काम करना है, तो वो होता है आपका, वो कैटेगरी जो आती है स्ट्रेंथ की कैटेगरी में आती है कि वो मटेरियल हमारा उस स्ट्रेंथ तक, उस स्ट्रेस लेवल तक वह क्या कर सकता है, वियर कर सकता है। इसलिए सबसे पहले मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ जाननी जरूरी होती है, क्योंकि यील्डिंग स्टार्ट होने का मतलब ही होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो देखो क्या है, डिजाइन करते वक्त स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे तो प्रोपोर्शनल लिमिट वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही लोड लगानी है आपको। यील्डिंग स्ट्रेंथ में हम क्या करते हैं, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड कर देते हैं तो आपको जो लोड मिलता है वर्केबल लोड मिलता है। अब देखिए प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक इलास्टिक जो हुक्स लॉ है वैलिड होता है। ठीक है, मटेरियल पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स रिमूव कर देंगे तो इलास्टिक रिकवरी हो जाएगी। इनिशियल स्टेज में ही बना रहेगा मटेरियल, डिफॉर्मेशन उसमें नहीं होगा। बट यील्डिंग जस्ट स्टार्ट हो रही है तो प्लास्टिक पार्ट स्टार्ट हो जाएगा उसमें। देखो लिखा हुआ है द सक्सेस ऑफ फेल्योर ऑफ प्लास्टिक पार्ट डिजाइन इज ऑफन डिटरमाइंड बाय हाउ एक्यूरेटली द पार्ट स्ट्रेंथ कैन बी प्रेडिक्टेड। कहने का मतलब है ठीक है मैंने आपको मटेरियल दे दिया, आप उस पर चाहते हो कंप्रेसिव लोड लगाना चाहते हो, टॉर्जनल लोड लगाना चाहते हो, शियर लोड लगाना चाहते हो, बट वो हमारा जो वर्क पीस है जिस पे लोड लगाना चाहते हो या मशीन एलिमेंट है वो सेफ है कि नहीं, उसकी स्ट्रेंथ बनी रह रही है कि नहीं रह रही है। ऐसा तो नहीं मैंने इतना लोड लगा दिया हमें पता ही नहीं है कि मटेरियल वो स्ट्रेंथ वियर कर पा रहा है कि नहीं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कंडीशन, लिखा हुआ रिस्ट्रेंट कंडीशन टू विच the part is subjected to tensile, compressive, torsional, flexural and shear। ठीक है, कितनी लगानी है ताकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू ना हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है डिजाइनिंग करते वक्त। टेंसाइल, डिजाइन ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में, कंप्रेसिव फोर्स कितना होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेस कितना होना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होना चाहिए, टॉर्जिनल फोर्स कितना, टॉर्जिनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, फ्रैक्चरल रिजिडिटी कितनी होनी चाहिए, शियर स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। ये सब सारी चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। दूसरा लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ, यही केवल ये तो फोर्सेस हो गए आपके, कंडीशंस हो गए, शियर फोर्सेस इनमें जो कंडीशंस लगा रहे हैं, सीधी सी बात। स्ट्रेंथ ऑफ द प्लास्टिक पार्ट विल बी डिपेंड ऑन द मटेरियल, मटेरियल की ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क पीस मटेरियल है वेरी थिन है तो आप क्या करोगे कि थोड़ा भी फोर्स लगाओगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो उसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करता है कि हाँ इसकी, जैसे टेबल वगैरह बनाते हैं तो बहुत पतली टेबल नहीं लेने जाते मार्केट में, कहते थोड़ी सी यार मोटी वाली दिखा देना जिसकी प्लाई मोटी हो, तो वो इसकी ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। रेजिडुअल स्ट्रेसेस ओरिएंटेशन, अब उसमें ऐसा होगा कि लकड़ी कई जगहों पे जुड़ी हुई है, मान लो वो एक प्लेट पूरी की पूरी लकड़ी की वुडन पीस की एक मान लो सीट है जो भी, और उसको कई जगह से जोड़ा गया है, तो आपको अरे यार ये तो कई जगह से जोड़ा है आपने, टूटा फूटा है जोड़ के बना दिया है। तो क्या होगा, जहाँ पे जुड़ा हुआ है, जहाँ पे ज्वाइंट है, वहां पे रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। तो हमें एक सिंगल प्लाई चाहिए पूरी की पूरी, कहीं टूटी फूटी ना हो और जुड़ी हुई ना हो। ओरिएंटेशन, अब कोई मान लो सपोज करो टेबल लिया आपने तिरछा, उसकी ऊपर की जो प्लेट है जो मतलब की वुडन पीस है वो तिरछी है, तो आपको तिरछी क्यों ले भाई, सीधा दो भाई, हो सकता है इस साइड में बैठने पे टूट जाए या इधर ज्यादा जोर लगे। तो ये ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। अब देखो ये डिजाइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है कि लोडिंग, पहले तो लोडिंग, शॉर्ट लोडिंग कंडीशन, थोड़े समय के लिए लोड लगा रहे हैं, लॉन्ग लोडिंग कंडीशन, ठीक है ना। उसके बाद लोड के कई टाइप्स होते हैं, शॉर्ट लोडिंग कंडीशन थोड़े समय के लिए लोड लगाना, लॉन्ग लोडिंग कंडीशन मतलब काफी समय के लिए लोडिंग लगाना। लोडिंग ये भी हो सकता है आपका स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है। जैसे देखो मैं सारा दिखा रहा हूँ, शॉर्ट लोडिंग हो गया, लॉन्ग लोडिंग टर्म हो गया। उसके बाद लोडिंग के केस में ही रिपीटेड लोडिंग भी हो सकता है, मतलब कि लोड लग रहा है, कंप्रेशन टेंशन, लोड नीचे ऊपर हो रहा है। एक साइक्लिक लोडिंग भी होती है, ठीक है ना, पूरी साइकिल कंप्लीट करता है। पहले क्या होगा, कंप्रेशन टेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, फिर टेंशन कंप्रेशन, एक पूरा साइकिल फॉलो करेगा।
साइक्लिक लोडिंग होगी, रिपीटेड लोडिंग भी होगी। रिपीटेड लोडिंग में ही साइक्लिक लोडिंग है, रिपीटेड लोडिंग है, दोनों मेंशन किया गया है। तो लोडिंग के जो है टाइप्स हैं, क्योंकि लोड पे डिपेंडेंट होता है। लोड लगेगा, लोड का मतलब ही होता है फोर्स लग रहा है उस पर। तो शॉर्ट लोडिंग क्या होता है? अगर किसी मटेरियल पे आपको सपोज करो मैंने कोई वर्क पीस दे दिया और उस पे क्या हुआ, शॉर्ट लोडिंग, थोड़े समय के लिए लोड लगाना, तो क्या क्या बातों को ध्यान रखना है जिससे स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी? देखो, यूज प्रोपोर्शनल लिमिट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसका मतलब है हुक्स लॉ को फॉलो करवाना है। डिजाइनर शुड कंसीडर द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ प्लास्टिक मटेरियल व्हेन डिजाइनिंग पार्ट ऑफ बियरिंग शॉर्ट टर्म लोड। बिहेवियर की, उसके बिहेवियर जो मटेरियल हमारा उसमें प्लास्टिक रीजन ना आए, ठीक है ना? तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होगा, सीधी सी बात है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। प्रोपोर्शनल लिमिट शुड बी यूज्ड एज ए मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेसेस। बताया था पहले, मैक्सिमम अलाउ कर सकते हो कि इतना फोर्स में लगा सकते हो, बट लगाते नहीं है। जैसे आपके पास कोई बस है, बस जा रही है, बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, 70 सीट होती है बस में, नियर अबाउट 70-80, तो सीट पे बैठे रहे तो सारी ठीक है, बट क्या उसमें आदमी भर जाते हैं और भी खड़े रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किए रहते हैं 2, 3, 4 से। तो जो मैक्सिमम एलोवेबल स्ट्रेस है उससे जब डिवाइड करते हैं 2 से या 3 से और कम हो जाता है, 50% हो जाता है 2 से डिवाइड करेंगे, और 33% हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे। तो प्रोपोर्शनल लिमिट जो है हमारा ये सेटिस्फाई होना चाहिए। और मैक्सिमम एलोवेबल स्ट्रेस जो है डिजाइनिंग कंडीशन में कैलकुलेट करते हैं। अब मैक्सिमम एलोवेबल स्ट्रेस अलाउ कर रहे हैं, हम इतना फोर्स लगा सकते हैं, और उसके ऊपर क्या होता है, उससे ज्यादा मैक्सिमम एलोवेबल स्ट्रेस से ऊपर होता है इल्डिंग स्ट्रेस। जब इल्डिंग स्ट्रेस आता है तो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद ब्रेकिंग शुरू हो जाती है मटेरियल के अंदर। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म लोडिंग के केस में है, 2 पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल लिमिट, ये पॉइंट्स लिखने हैं आपको। दूसरा पॉइंट इसमें यूज स्टीफनर एंड फाइबर रेनफोर्समेंट। देखो, स्टीफनर, कोई भी चीज बहुत स्टीफ होगी तो ज्यादा सही है, क्योंकि उसमें लचीलापन जब ज्यादा होगा तो क्या होगा कि लोड लगाओगे तो फ्लक्चुएशन हो जाएगा, बट डिफॉर्मेशन नहीं होगा, फ्रैक्चर नहीं होगा। तो वो लिखा स्टीफर सच एज रिब एंड गैसेट। कोई भी स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे, आप जब भी देखे हो वुडन पीस, आपके घर पे वो भी टेबल वगैरह होगी वुडन पीस की, तो देखो ये लकड़ी ये इधर लगी हुई है, मान लो वुडन पीस की ये प्लेट है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है, तो उसको होल्ड, इसमें इनकी स्टेबिलिटी बनी रहे तो यहाँ पे एक वो लगा देते हैं, ये क्या है आपका, रिब है, रिब नहीं गैसेट है, ये गैसेट है, ये गैसेट लगा दिया, तो इससे इसकी स्टेबिलिटी बड़ी रहती है, बनी रहती है, मटेरियल की होल्डिंग स्ट्रेंथ बनी रहती है, इसकी स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी, स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी, इसलिए गैसेट लगा दिया, इसका नाम है गैसेट। रिब, देखो आपने देखा वुडन पीस के ऊपर इस तरह की रिब लगी होती है, जब बेंचेज आपने देखे होंगे, जिस बेंच पे बैठते हैं आप क्लासरूम में, इस तरह की रिब लगी होती है। तो रिब क्या होनी चाहिए, पास पास होनी चाहिए, जैसे इसमें पास पास है। अगर रिब की लेंथ बहुत ज्यादा है, ये देखो रिब लेंथ, तो इनके बीच की स्पेसिंग भी कम होनी चाहिए। या तो ये भी कर सकते हैं स्पेसिंग बढ़ाने के लिए, अगर दूर दूर लगाना है रिब, तो आप क्या करोगे, इसकी थिकनेस, जो रिब की थिकनेस है वो मोटी रखोगे, तो क्या होगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो स्ट्रेंथ के केस में ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? और साथ साथ में देखो लिखा स्टीफर सच एज रिब, रिब स्टीफर होना चाहिए, गैसेट भी होना चाहिए, और ऑफन यूज टू इंक्रीज द पार्ट स्ट्रेंथ। इसको यूज करते हैं तो जो हमारे पास मैकेनिकल पार्ट्स हैं उसकी स्ट्रेंथ मजबूत हो जाती है। फाइबर रेनफोर्समेंट, ये कंपोजिट मटेरियल में है, ठीक है ना? ओरिएंटेशन इन ए फेवरेबल डायरेक्शन, ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन आप तीछा लगा रहे हो, सीधा लगा रहे हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। ये सब इंक्रीज कर देते हैं किसी भी मैकेनिकल पार्ट के स्ट्रेंथ को। यू शुड कंसीडर यूजिंग रिब पार्ट विथ लार्ज स्पान, ये जो रिब है इसकी एरिया अधिक हो, थिकनेस ज्यादा हो तो ज्यादा सही है। इंक्रीज द रिब हाइट, ये देखो ये रिब की हाइट इंक्रीज कर दी गई है। और डिक्रीजिंग द स्पेस बिटवीन द रिब्स, इनके बीच की स्पेस कम होना चाहिए अगर हाइट इंक्रीज हो रही रिब की। अभिलाष, 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 यस सर। क्या बताया यस मैंने, सर। क्या बताया मैंने अभी? सर ये स्टीफनर्स एंड फाइबर रीइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ा रहे थे सर। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया? स्टीफनर, ये रिब और गैसेट के बारे में बताओ, रेनफोर्स तो तुम्हारे लिए है नहीं, ठीक है ना?
बताओ जी सर। क्या रिब एंड गैसेट क्यों लगाते हैं? ये गैसेट है, ये वाला नीचे वाला, ये रिब है, क्यों लगाते हैं? सर ताकि मतलब दो स्ट्रेंथ मिले सर। स्ट्रेंथ मिले। कैसे स्ट्रेंथ? इस तरह से समझ में आ रहा है स्ट्रेंथ कैसे मिलेगा? यस सर। कैसे मिलेगा? सर कुछ वो कॉमन से सेंस मतलब लगाओ। हाँ, अ, अगर ये सर वो नहीं सपोज करो लगाएंगे मतलब जो एक गैसेट ना रहा है, ये गैसेट हटा दिया मैंने, तब क्या तो होगा? वो सर इजीली बेंड हो जाएगा सर। बेंड हो जाएगा, लप जाएगा ना, टूट जाएगा। अब सपोज यस करो सर। ये पीछे से फोर्स लगा रहे हैं, अगर ये रिब बड़ी सी करते हैं इस तरह से, इतनी बड़ी और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यस सर। इस तरह से करते हैं तो, और बड़ा करते हैं तो एरिया इसका सर वो फिर मतलब उसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी सर। और स्ट्रेंथ आ जाएगी। और इस केस में क्या बताया मैंने? रिब के केस में ये रिब है। सर इसका सर उतना ध्यान नहीं दिया था सर। ध्यान नहीं दिया, सो रहे थे। नहीं सर। तो मैं भी ध्यान नहीं दूंगा, मैं भी 0 नंबर दे दूंगा। मैं भी जहाँ 5 नंबर देना है 2 नंबर दे दूंगा कि ध्यान नहीं दिया आपने। अभिनव खंडेलवाल, अभिनव। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, क्या बताया रिब के बारे में, क्या बताया मैंने? सर रिप के बारे में बताया, अगर अगर ज्यादा लगा रहे हैं तो छोटे छोटे पास पास लगा देते हैं, और अगर लंबा लगा रहे हैं तो उनको भी पास में लगाएंगे ताकि उससे स्ट्रेंथ मिलती है मटेरियल को। एरिया के बारे में कुछ बताया जो स्पान एरिया है? हाँ, सर ये नीचे लगा देंगे तो हाइट इंक्रीज हो जाती है ऊपर, और ये पास पास में लगाने से सर इसमें बेंडिंग नहीं आती इस तरह का देखा है मटेरियल में। कहीं? इस तरह का कहीं देखा आपने? हाँ सर, ये टेबलों में लगाते हैं ना सर, बेंच वगैरह ताकि देखा उसमें होगा, स्ट्रेंथ। ठीक है। तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और एक ऊपर बताया जो पहला पॉइंट है, यूज प्रोपोर्शनल लिमिट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है? सर शॉर्ट लोड्स वगैरह के लिए इसको लगाया जाता है, बेयरिंग के लिए, मतलब उसमें ताकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंक्रीज हो जाए सर, स्ट्रेस और स्ट्रेन उसमें बिहेवियर देखा कहने का जाता है मतलब है इसमें। जो भी मटेरियल हम डिजाइन करते हैं वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही होता है। प्रोपोर्शनल हाँ। लिमिट का मतलब है जो हुक्स लॉ के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हाँ सर। इलास्टिक पॉइंट पढ़े हो ना इसमें, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इस तरह से बना होता है, हाँ सर। पढ़ा है ना? ये इलास्टिक पॉइंट होता है, वाला पॉइंट दिख रहा है कि नहीं हाँ दिख रहा सर, है? दिख रहा है सर। हाँ, तो ये इलास्टिक पॉइंट होता है। यहाँ से लोड अगर रिलीज कर देते हो तो फिर क्या होगा, हमारा जो इनिशियल पोजीशन है आपकी वर्क पीस की यहीं पे रह जाएगी, ये रिकवरी हो जाती है, ये पूरी लाइन आती है। उसके बाद इलास्टिक पॉइंट से जैसे ऊपर जाते हो तो माइल्ड स्टील के लिए अपर यील्ड पॉइंट आता है, फिर लोअर यील्ड पॉइंट। यील्डिंग पॉइंट जहां भी आएगा तो मटेरियल में डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। वर्क पीस अगर कोई मशीन एलिमेंट है आपका, मशीन एलिमेंट है किसी मशीन के अंदर लगा हुआ है, तो मशीन के अंदर जब लगा हुआ है तो आपको तो पता नहीं है ना कब फेल होगा, नहीं पता है ना? हेलो? यस सर। तो फेल नहीं होगा ना? फेल होगा। यस सर। मशीन के नहीं अंदर होगा लगा सर। हुआ है तो फेल कब होगा ये आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए उसको ऐसे कंडीशन में रखते हैं ताकि हमारा मटेरियल जो है फेल ना हो। सपोज करो कि मशीन के अंदर इतनी ज्यादा हीटिंग हो रही है तो मेटल के क्या होंगे, मेटल डिफॉर्म होगा, उसकी शेप एंड साइज डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगी या डिफॉर्म हो जाएगा। तो उसके अंदर की हीटिंग को निकालना होता है, तो उसके अंदर कूलिंग डेवलप करेंगे। कूलिंग कैसे करना है तो अलग अलग प्रोसेस है, तो मटेरियल जो है उसकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ये भी जरूरी है डिजाइन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। आगे टेम्परेचर का भी मेंशन किया मैंने। अच्छा ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म लोडिंग जो है हमारा, इसमें क्या है, जब भी लॉन्ग टर्म के लिए लोडिंग लगती है तो लॉन्ग टर्म की लोडिंग का मतलब स्टैटिक लोडिंग लग रही है तो क्रीप डेवलप होगा मटेरियल के अंदर। जैसे टरबाइन में क्या होता है, लॉन्ग टर्म की लोडिंग लगती है तो क्रीप, सरफेस पे क्रीप हो जाता है। लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म लोडिंग occurs when parts are placed under high external load within the proportional limit for extended time of period. The term also refer to parts that must be withstand high internal or residual stresses. देखो रेजिडुअल स्ट्रेसेस आपको पता है, मैंने एक चीज बताया है कि दो मेटल के पार्ट हैं, वेल्डिंग करते हैं तो उसमें रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना?
इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, एक्स्ट्रा इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, तो वो रेजिडुअल टाइप का ही होता है, ठीक है ना। अब देखो क्रीप के बारे में, लॉन्ग टर्म जब भी लोडिंग लगेगी तो उसमें उस मटेरियल में क्रीप आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। उससे बचाने के लिए, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, तो क्या करेंगे, क्रीप मॉड्यूल्स should be used design calculation to avoid stress cracking failure to maintain the tightness of joint to maintain part functionality। कहने का मतलब ये कह रहा है, इसको मेंटेन करना है कि जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली ज्वाइंट होना चाहिए, नट बोल्ट की टाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो और जो हमारी लोडिंग लॉन्ग टर्म के लिए लग रही है, तो उसमें प्रॉपर जो कूलिंग वगैरह भी उस मशीन पार्ट में होनी चाहिए। लिखा हुआ डिजाइन फॉर प्रेस फिट एंड स्नैप फिट असेंबली। अब ये प्रेस फिट क्या होता है, स्नैप फिट क्या होता है? देखो ये प्रेस फिट है, नीचे जो डायग्राम बनाया है मैंने, आपने देखा होगा कारपेंटर क्या करता है, जब भी आपके घर का फर्नीचर बनाता है तो इसमें कुछ होल इस तरह से कर देता है और आगे की तरफ से टेनन निकाल देता है, ये और ये होता है मोटाइज। इस टेनन को क्या करता है, इसके अंदर इंसर्ट करता है, तो इंसर्ट नहीं होता तो फोर्स लगाता है इस साइड से, तो प्रेस फिट ज्वाइंट बोलते हैं इसे। पहला वाला जो डायग्राम है प्रेस फिट ज्वाइंट है, दूसरा है स्नैप फिट ज्वाइंट। देखो स्नैप फिट ज्वाइंट दूसरा वाला डायग्राम मैंने बनाया है, देखो ये इस तरह से कुछ कांटे नुमा बनाया है, और दूसरा वाला ये जो हमारा कलर है वो शो कर रहा है, ग्रुप बना दिया है, तो ये जो आगे की तरफ इसकी चोंच निकली हुई इसमें जाके इंसर्ट हो गई है, ये तो फिट हो गया है। इस तरह के फिट को कहते हैं स्नैप फिट ज्वाइंट। इसको सेपरेट भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी ये डायग्राम बनाया हुआ है मैंने राइट साइड में, इसमें भी देखो ऊपर वाला जो पार्ट है उसके पीछे वाले पार्ट में क्या जाकर इंसर्ट हो गया है, बट इसे लूज इसे हटा भी सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। तो इस तरह के फिट को कहते हैं। पहले तो जानना स्नैप फिट क्या होता है और ये क्या होता है प्रेस फिट। ये तो प्रेस फिट है। डिजाइन कंपोनेंट सो दैट स्ट्रेन इज रिड्यूस्ड। अब इसमें क्या, इस तरह के अगर पार्ट्स में ज्वाइंट ली जाती है तो क्या होता है, स्ट्रेन रिड्यूस हो जाता है, डिफॉर्मेशन होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो आप क्या करें, इस तरह के ज्वाइंट्स को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। क्यों करते हैं, ताकि हमारा क्या है कि मटेरियल में स्ट्रेन डेवलप ना हो और उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। यूजिंग फास्टेनर्स, फास्टेनर्स में क्या होता है, नट बोल्ट ज्वाइंट आता है, रिवेटेड ज्वाइंट आता है। तो फास्टेनर देखा हुआ, देयर आर सेवरल डिजाइन अल्टरनेटिव यू कैन यूज फॉर इनकॉर्पोरेटिंग फास्टेनर्स इनटू ए प्लास्टिक पार्ट। दीज स्ट्रेटेजी एज डिस्कस्ड इन द फास्टेनर। फास्टेनर में क्या होता है कि जो भी हमारे पास फास्टेनर है वो यूज करना चाहिए, पार्ट लूज रहेगा तो उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, सीधी सी बात है। डिजाइन फीचर टू अवॉइड ओवर टाइटिंग। कभी कभार हम क्या करते हैं, नट बोल्ट को ओवर टाइट कर देते हैं। ओवर टाइट करते हैं तो सरफेस क्या होता है, सरफेस ब्रेक हो जाता है। सरफेस ब्रेक हो जाता है तो वहां से फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सरफेस ब्रेक होने का मतलब सीधी सी बात होती है कि प्लास्टिक टू प्लास्टिक सरफेस हो जाता है। सपोज करो कि आपने दो आयरन की प्लेटें ली, उसमें होल कर दिया, नट बोल्ट लगाया, टाइट करना शुरू किया, इतना टाइट कर दिया कि कभी कभार क्या होता है स्क्रू भी फेल हो जाता है। तो ओवर टाइटिंग को अवॉइड करते हैं जिससे स्ट्रेंथ बनी रहती है। रिपीटेड लोडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अब रिपीटेड लोडिंग में कौन कौन सी लोडिंग आती है पहले तो जानना जरूरी है। अगर किसी मशीन एलिमेंट पे रिपीटेड लोडिंग लग रही है तो उसमें साइक्लिक लोडिंग आएगी। साइकिल का मतलब पूरी की पूरी साइन कर्व की तरह लोडिंग होगी, या कॉस थीटा की जो कर्व बनती है उस तरह की लोडिंग होगी। रिपीटेड लोडिंग का मतलब ये है कि अब देखो क्या रिपीट होता है वो चीज, सेम प्रोसीजर। अब लिखा हुआ है यहाँ पे, डेफिनेशन से पता चलेगा आपको साइक्लिक किसे कहते हैं और रिपीटेड लोडिंग किसे कहते हैं। देखो, द साइक्लिक लोडिंग एप्लीकेशन इज रिलेटिवली infrequently and there is a long time between the application। जैसे मान लो शाफ्ट रोटेट कर रहा है, शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो साइक्लिक लोडिंग हो गई उसमें, ठीक है। कहीं हैमरिंग प्रोसेस हो रही है, हैमरिंग, मान लो कोई मेटल पार्ट है उसको सीट में कन्वर्ट करना है, तो पहले हैमर ऊपर जाएगा और क्या करेगा, फिर प्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर प्रेस करेगा या हैमर करेगा।
तो शीट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, रिपीटेड लोडिंग में आता है, ठीक है ना। अब देखो क्या है इसमें, अब डिजाइन क्राइटेरिया में क्या देखना है, पहला रीड द फॉलोइंग सजेशन इफ द पार्ट्स यू आर डिजाइनिंग विल नीड टू विथस्टैंड रिपीटेड लोडिंग लाइक द ones given above। अब देखो इसमें लिखा हुआ है जब भी साइक्लिक लोडिंग होगी तो डिजाइन के लिए हमें प्रोपोर्शनल लिमिट को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब साइक्लिक लोडिंग जितना भी लगे, इंड्योरेंस लिमिट जो होती है उसके नीचे रहेगी साइक्लिक लोडिंग, तो मटेरियल कभी फेल नहीं होगा। इंड्योरेंस लिमिट के नीचे 1000 साइकिल हो, 50 साइकिल हो, 100 साइकिल हो, तो क्या होगा, मटेरियल हमारी उसकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और उसमें क्या करते हैं हम, एसएन कर्व भी ड्रॉ करते हैं, नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है ना। एसएन कर्व ड्रॉ करते हैं तो चेक कर लेते हैं उसमें कि हाँ क्या कंडीशन आ रही, क्या क्राइटेरिया बन रही है। अब देखो दो चीजें अभी आगे ये भी है, अगर कोई भी सपोज करो शाफ्ट है आपके पास, अब चाहते हो रिपीटेड लोडिंग लग रही है, साइक्लिक लोडिंग लग रही है, तो फेल्योर ना हो, तो उस शाफ्ट के ऊपर क्या करोगे आप, उसकी सरफेस फिनिश अच्छी रखोगे, बिल्कुल स्मूथ शाफ्ट होना चाहिए, या तो पॉलिश भी कर दो उसे, ठीक है ना। तो उसकी क्या होता है, लाइफ इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अवॉइड स्ट्रेस कंसंट्रेशन, अगर कोई वर्कपीस या शाफ्ट है कहीं पे नोचेज बने हुए हैं, तो नोचेज को क्या करना है, उसे स्मूथ कर देना है उस नोच को। वहां पे क्या होगा, कहीं कार्नर्स मिलेंगे तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इस तरह से शाफ्ट है, मान लो यहाँ पे किया मैंने, आपने इस तरह से खींच दिया लाइन, स्टेप शाफ्ट है, तो देखो यहाँ पे नोचेज मिल रहे हैं, यहाँ पे ये कॉर्नर्स मिल रहे हैं, यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउंड कर देंगे, राउंड, इसको स्मूथ सरफेस दे देंगे। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अवॉइड कर लिया, लिखा हुआ है कॉर्नर्स। इनहांस हीट डिसिपिएशन, कोई भी मशीन पार्ट है अगर उसके सपोज करो कि चलते चलते गर्म हो जा रहा है, हीटिंग ज्यादा हो जा रही है, तो उस मशीन पार्ट के पास से हीट को हमेशा क्या करना है, आपको रिमूव करना है, तो उसके उससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो ये चीजें देखनी है, इससे स्ट्रेंथ बड़ी, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है सारी की सारी। लिखना चाहो तो आप बहुत सारा लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो नंबर के हिसाब से ही लिखना है आपको, कि 10 नंबर 15 नंबर के हिसाब से ही लिखना है आपको। हाई वेलोसिटी एंड इम्पैक्ट लोडिंग, देखो हाई वेलोसिटी लोडिंग रिफर टू वेलोसिटी ग्रेटर देन 1 मीटर पर सेकेंड। जब भी अगर कोई भी टूल है, टूल की अगर स्पीड हो गई 1 सेकेंड में 1 मीटर जा रहा है, तो हाई वेलोसिटी के अंदर आता है। वाइल इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट रिफर टू वेलोसिटी ग्रेटर देन 50 मीटर पर सेकेंड। इम्पैक्ट उस कंडीशन को कहते हैं 1 सेकेंड में कोई लोड ऊपर से हैमरिंग हो रही है, 1 सेकेंड में 50 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो हाई वेलोसिटी के अंदर आता है। तो कोई 1 मीटर में 1 सेकेंड में 1 मीटर जा रहा है, तो उसे कहते हैं हाई वेलोसिटी। इम्पैक्ट लोडिंग के केस में कहते हैं और ज्यादा हो रहा है, 1 सेकेंड में 50 मीटर हो रहा है। अवॉइड हाई वेलोसिटी एंड इम्पैक्ट लोडिंग ऑन एरिया, इस तरह की वेलोसिटी और इम्पैक्ट लोडिंग को अवॉइड करते हैं, जिससे स्ट्रेंथ हमारी बनी रहेगी। यूज प्रोपोर्शनल लिमिट, सीधी सी बात है, फॉलो हुक्स लॉ। अवॉइड स्ट्रेस कंसंट्रेशन, सीधी सी बात है, कहाँ जहां पे भी कॉर्नर्स मिलेंगे उसको स्मूथ कर देंगे, ठीक है, उसमें कॉर्नर्स को हटा करके रेडियस दे देंगे। अवॉइड मटेरियल डिग्रेडेशन, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉजेज रेजिन टू ब्रिटल बिकम ब्रिटल। कहने का मतलब है किसी भी मटेरियल पे काफी टाइम तक अगर हाई टेम्परेचर होगा, तो इससे कटिंग में क्या होता है, कटिंग पोर्शन पे वो जो कटिंग चिप होती है वो क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने के बाद उस सरफेस पे चिपक जाती है। तो इससे क्या होगा, कोई भी काम करने में उस मटेरियल की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि कटिंग ऑपरेशन में आपने पढ़ा ही है कि जब भी मेटल कटिंग करते हैं तो क्या होता है, अगर सपोज करो हाई टेम्परेचर डेवलप होता है कटिंग जोन पे, तो क्या होता है, कटिंग चिप पिघल जाता है। पिघलने के बाद ये भी हो सकता है कि पीछे की सरफेस जो आप स्मूथ कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, उस पर जाके चिपक जाए, जिससे सरफेस खराब मिलेगी। तो ये सब चीजें भी अवॉइड करते हैं, तो जिससे मटेरियल की स्ट्रेंथ बनी रहे। तो हीटिंग भी, प्रॉपर हीटिंग को भी क्या करना है, रिलीज करना है, इससे स्ट्रेंथ बनी रहेगी। हाँ सारे, दिस मीटिंग विल बी इन 10 मिनट्स। नमस्कार।
अरे देखो एक टर्म और यहाँ पे यूज हुआ है, लोडिंग एट एक्सट्रीम टेम्परेचर। कभी भी लोडिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकते हो, ठीक है ना। अब रूम टेम्परेचर करना ही नहीं है बहुत ज्यादा, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपका लेक्चर ओवर हो रहा है, आप सारे लोग अटेंडेंस लगा दीजिए। आप लोग अटेंडेंस लगाओ। संदीप परसोया, संदीप संदीप, हाँ क्या बताया मैंने? हाँ हेलो, क्या बताया मैंने अभी लास्ट में? मैंने क्या बताया था आपको? सर हाई वेलोसिटी एंड इम्पैक्ट लोड मतलब कैसे मतलब जब हाई पीपीटी हाई ओपन कर देते वेलोसिटी तो क्या हाई होता है? वेलोसिटी, इसके पहले सुन नहीं रहे थे तुम? सर सुन रहा था सर। अरे हाँ क्या बताया था, बताओ तो। सर हाई मतलब अगर मैं बताता हूँ सर, हाई पहले वेलोसिटी पहले रेफर्स हाई वेलोसिटी वेलोसिटी। और इम्पैक्ट लोडिंग में क्या डिफरेंस है? सर 50 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा रहता है तो वेलोसिटी तो वो इम्पैक्ट हो जाता है, और 1 मीटर पर सेकेंड से अगर है तो वो सर हाई वेलोसिटी हो जाता है। उल्टा बता दिया तुमने। हाई वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड होगा और 50 मीटर पर सेकेंड नहीं सर, इम्पैक्ट लोडिंग होगा। वही 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 बोला सर, वही बोला 50 मीटर तो पर वही सेकेंड बोला। से अगर ग्रेटर और रहा तो आगे वो क्या इम्पैक्ट ये होता लिखा है। हुआ, अवॉइड स्ट्रेस कंसंट्रेशन, इसका मीनिंग क्या है? सर मतलब अगर वो नोच नोच बने रहते हैं सर, तो उससे स्ट्रेस मतलब उसको मतलब स्मूथ किया जाता है सर, क्यों किया जाता ताकि है? स्ट्रेस वहां पे कॉन्सेंट्रेट। क्या इंक्रीज हो सर जाता है जिससे फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं? सर स्ट्रेस ज्यादा ये हो जाता है सर। स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक। यस सर। उमेश रेगर, उमेश, यस सर। उमेश ही सब बताएगा क्या? बताओ बेटा क्या बताया इसमें, हाई वेलोसिटी एंड इम्पैक्ट लोडिंग में हाँ सर। क्या बताया था मैंने? सर मैंने थोड़ा सा सुना था ऊपर बोला, उसके बाद मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था। पढ़ने में आते हो कि हेलो। ऑनलाइन ऐसे ही ज्वाइन कर लिया फिर काम कर रहे हो घर पे? कोई चारा खिला रहा हाँ है नहीं सर, वो जानवरों को? सर डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने उस टाइम आपको बोला भी था, लेकिन बोलते बोलते डिस्कनेक्ट हो गया। चलो ठीक है, बताओ, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। सर ये ऊपर वाला सुना था सर, हाई वेलोसिटी में सर वो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होती है उसकी, और इम्पैक्ट लोडिंग में सर 50 मीटर पर सेकंड की लोडिंग होती है। इससे बढ़ ज्यादा हो चार सकती इम्पैक्ट है, होती 50 मीटर भी हो सकती है पर सेकेंड, उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। है, उससे भी ज्यादा अब तेज लिखा होती हुआ है यहाँ है पे सर। यूज प्रोपोर्शनल लिमिट, इसका हाई मीनिंग क्या स्ट्रेस है? सर, वो जो उसकी लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट होती है ना, वो उसका लो होता है, उस लो के हिसाब से काम करता है। वो इलास्टिक और प्लास्टिक इलास्टिसिटी के हिसाब से, कुछ हद तक इलास्टिक रेंज में काम करता है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। विनोद कुलारिया, विनोद, विनोद, विनोद सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो। हाँ विनोद, यस सर। यस हाँ सर। क्या बताया बताओ, इस वाले स्लाइड में बताओ तो, इस वाले में बताओ, इसमें क्या बताया? इसमें क्या बताया मैंने? ये इंपॉर्टेंट है, इसको बताओ आप। सर ये रिपीटेड लोडिंग सर में इसमें ये प्रोपोर्शनल लिमिट सर साइक्लिक लोडिंग होती है और दोनों होती है सर इसमें। पढ़ के तो बता दो कम से कम। एसएन कर्व क्या होता है? स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल के बीच में कर्व ड्रॉ की जाती है। तो सुनोगे नहीं तो फिर यार कैसे काम चलेगा बताओ? मान लो डेली क्लास भी कर रहे हो तुम, अगर सुनोगे ही नहीं तो फिर यार कोई फायदा थोड़ी ना है। ये लिखा हुआ है, एक टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, बताओ मुझे। अवॉइड माइक्रो क्रैक्स। विनोद, सर स्मूथ सरफेसेज आर प्रोड्यूस
सर स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस होते हैं इसमें। स्मूथ सरफेस अगर होगी तो हम क्या कैसे मतलब कि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी? कुछ हाईली बताएं। पॉलिश्ड की जाती है सर इन पे। सर क्रैक्स हटाने के लिए हाईली पॉलिश्ड की जाती हाँ है हाँ ठीक है सरफेस ठीक है। पे। क्रैक्स नहीं, सरफेस रफनेस को वहीं से क्रिएट होता है क्रैक, ठीक है ना। रफनेस ज्यादा होगी तो उस मटेरियल में जल्दी क्रैक स्टार्ट हो जाएगा। उस देखो रफनेस का मीनिंग क्या है, रफ होगी तो कॉर्नर्स मिलेंगे कि नहीं, जिगजैग टाइप का होगा तो उस पॉइंट पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है हल्के सारे स्मॉल स्मॉल पॉइंट पे। स्मूथ कर देते हैं तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन में घट जाता है, तो फेलियर के चांसेस घट जाते हैं। चलो ठीक है, आज का लेक्चर ओवर हो गया, ठीक है ना।